आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? जी क्लियर। चलो आ जाओ। अब अपन देखते हैं ऑक्साइड जो मेटल जो है पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है देख रहे थे। तो कैल्शियम का मैंने एग्जांपल दिया। कैल्शियम H2 से रिएक्ट कर रहा है, उसने ऑक्सीजन देखी, कैल्शियम ऑक्साइड बना ली, H2 गैस निकल गई यहाँ से। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब और पानी देखेगा, है ना, तो पानी तो हर जगह है, तो उससे और पानी से रिएक्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम CaOH होल्ड वाइज बना दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? जी चलो अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना एकदम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये, बहुत अच्छे से ध्यान देना। उससे ये हाइड्रोजन के H2O के साथ रिएक्शन वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना इस पे। पहली रिएक्शन में क्या हुआ, कैल्शियम ने H2 के साथ रिएक्ट किया और कोई चीज बनाई। फिर बाद अगली रिएक्शन में वही चीज और H2 के साथ रिएक्ट करके एक लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, ये बना रही है। अब सोच के बताओ मेरे को कि कोई मेटल, ये कैल्शियम हाइड्रो कोई भी मतलब मेटल, उसकी हाइड्रोक्साइड कब जल्दी बनाएगा? जब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? रिपीट कर। हाँ, वापस सुनो। कोई भी मेटल अपनी हाइड्रोक्साइड कब जल्दी बनाएगा? जब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। नहीं, वापस सोचो। देखो, मेटल को क्या करना है, किसी से रिएक्ट करके कोई चीज बनानी है, तो उसकी रिएक्टिविटी जब ज्यादा होगी तब तो रिएक्ट कर पाएगा। हाँ, ये बात समझ में आई? बोलो, तीनों को समझ में आई बात? जी एक बार और बता दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बता देता हूँ। मेटल जो है, कोई भी कंपाउंड जो है, जैसे वो कोई दूसरा कंपाउंड कब बनाएगा? जब वो रिएक्ट करना चाहता है। ये बात समझ में आ रही है ना? कोई मतलब मेटल है, वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहता, वो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ना ही नहीं चाहता। जब वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहता तो कुछ बना भी नहीं पाएगा। ये मेटल जो है ये बनाना चाहता था, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। कोई मेटल जो है अगर वो बनाना चाहता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। एग्जांपल देते हैं उसका, एनसीईआरटी का देखो। एनसीईआरटी में देखो सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन लिखी हुई है। हाँ। तो देखो, पोटेशियम की रिएक्शन दिख रही है ऊपर, ये दोनों रिएक्शन दिखी। जी हाँ, तो देखो पोटेशियम की और सोडियम की रिएक्शन देखो, इनने पानी के साथ रिएक्ट किया और सीधे देखो KOH और NaOH बना दिया। यानी इनने पानी के साथ रिएक्ट किया और सीधे मेटल हाइड्रोक्साइड ही बना दी, सीधे फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच गए, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। अब जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, वो क्या करेंगे, वो ऑक्साइड पे ही रह जाएंगे। ये बात क्लियर हुई? हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह के थोड़े क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये वाला मेटल जो है ये हाइड्रोक्साइड बना पाएगा कि नहीं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम का रिएक्शन तो होगा ही नहीं सर। नहीं, वापस बोलना। मैं मतलब अगर जैसे आपने बताया रिएक्टिविटी कम होगी तो वो ऑक्साइड ही रहेंगे, मतलब उसमें हाँ रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, ये अगली वाली रिएक्शन होगी नहीं उसकी। देखो, वो वैसे ही उसकी रिएक्टिविटी कम है, वो रिएक्ट कम करना चाहता है, तो उसने पहले ही एक बार रिएक्ट कर चुका है, अब और बार तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो दूसरी बार बिल्कुल ही नहीं करेगा। देखो, एकदम नीचे की बात करूं मैं, जैसे तू बोल रहा है अगर हग ऊपट वाले जो हैं, आखिरी वाले जो हैं, वो तो ये भी नहीं करेंगे, वो तो ऑक्साइड भी नहीं बनाएंगे। पर मैं बात करूं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, है ना, जिंक, ये सब जो है ये ऑक्साइड तक बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड तक नहीं जाएंगे। और एकदम टॉप वाले जो है रिएक्टिविटी में, वो सीधे हाइड्रोक्साइड पर पहुंच जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई तीनों को? चलो, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब अपन, है ना, ये चीज एक बार अपन को समझ में आ गई है, तो अपन चलो रीड ही कर देता हूँ मैं। 43 पेज नंबर पे आ जाओ, शुरू से रीड कर रहा हूँ। फिर जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में अपन ने एक वो बना ली थी ना। अच्छा, ये चीज बना ली थी ना, देखो तीनों ने, जी ये जी यहाँ पे इस पेज पे। ठीक है मयंक, अगर तेरा इस थोड़ा पेज बहुत पे पार्ट बचा भी है ऑक्साइड वाले का, तो उसको अपन तू देख लेना, मैं आज ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सारी। ठीक है? जी इस पेज पे भी बनाना है क्या? हाँ, इस पेज पे भी ऐसे ही मैं बताऊंगा अभी। इस पेज पे भी अपन पहुंचेंगे, पहले रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मैंने बोला ना, हर एक इसको अपन इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ने वाले हैं कि भाई इसकी वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, उस हिसाब से देख लेते हैं। कौन ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये थोड़ा कम रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो हर एक को देखेंगे अपन इस तरह से। आ जाओ, तो सबसे पहले मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूँ 43 पेज नंबर से। डायग्राम पे इतना ध्यान मत दो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो।
मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो समझ में आ गया। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये आखिरी प्रोडक्ट ये है अपना, है ना। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सारे मेटल नहीं करेंगे ऑब्वियसली, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, हग ऊपर जो थे वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मेटल है और वाटर है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन गया, और फिर दूसरी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगले पैराग्राफ पे आ गया हूं मैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अभी कोल्ड और हॉट का भी एक चीज समझ लेते हैं अपन, कि कोल्ड वाटर बोल रहे हैं, कभी हॉट वाटर बोलेंगे, आगे जाके मैं बताता हूँ। देखो, कोई चीज है वो रिएक्ट नहीं करना चाह रही है और अपन चाहते हैं वो रिएक्ट करे, तो अपन को थोड़ा उसको उकसाना पड़ेगा। ये बात समझते हो? जी जी तो हाँ, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूं कि कोई चीज कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जा रही है, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपन को कुछ हीट देने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। और मैं बोलूं कि कोई चीज है जो कि हॉट वाटर से जाके रिएक्ट करती है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और मैं बोलूं कोई चीज स्टीम से रिएक्ट करती है, स्टीम मतलब समझते हो ना, भाप। जी हाँ, भाप जो रहती है उसको स्टीम बोलते हैं। तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होती है, पानी से भी ज्यादा होती है, टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा होता है, 100 डिग्री से भी ऊपर रहता है। तो वो कोई चीज मैं बोलूं कि स्टीम जब मैं डालता हूँ किसी चीज पे, तब वो जाके रिएक्ट कर रही है, उसका मतलब उसको और उसकी रिएक्टिविटी और भी कम है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अपन को एनर्जी देनी पड़ रही है कि भाई रिएक्ट कर जा। बोल दो, यहाँ तक क्लियर हो गई? जी ठीक है, अब चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. तो ये देखो, यही बात है। अपन ने ऑक्साइड में तो इतना ज्यादा नहीं दिखा था, क्योंकि भाई अपन ने उसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा है। पर अगर मैंने एक सोडियम या पोटेशियम की एक गोली या पैलेट टाइप जो है अगर पानी में छोड़ दी, तो ना वो बुरी तरह से रिएक्ट करती है, बहुत सारी गैस निकलती है और ऐसा लगता है वो आग पकड़ लेगी, है ना। उसमें फ्लेम्स टाइप आने लगती हैं थोड़ी थोड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि H2 गैस निकल रही है, और H2 गैस जो है बहुत इजीली जल जाती है। ऐसा कुछ कभी सुना हो तो, जो रॉकेट्स रहते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, सुना? जी सुना जैसे है। अपना गाड़ी है, हाँ हाँ, जैसे अपनी गाड़ी है उसमें पेट्रोल डीजल डलता है, तो रॉकेट का जो फ्यूल होता है ना, रॉकेट का जो तेल होता है वो ये होता है हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्ट बहुत तेज करता है, जलता बहुत ज्यादा है। तो इतनी एनर्जी अपन को गाड़ी चलाने में नहीं चाहिए, पर हाँ रॉकेट के लिए इसको यूज किया जा सकता है H2 को। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अगले पैराग्राफ पे आ गया हूं मैं। उसके बाद तीसरे पे, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। अब देखो वही बात आ गई, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते आएंगे तो कम हो जाएगा, के ना का, है ना। तो कैल्शियम पे पहुंच गए, के और Na का बात कर लिए, बहुत रिएक्शन विगरस हो जाएगी। कैल्शियम में क्या होगा? कैल्शियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, इसको अंडरलाइन भी करा दूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना, 3 स्टार लगा लेना इस पे। कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में ऐसा होता है, the reaction of calcium with water is less violent, the heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire। ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है आग ना पकड़े। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, उसको अंडरलाइन कर लो। अगली लाइन जो है कैल्शियम वाली, जो रिएक्शन की ना Ca+2H2O, उसके बाद जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर लो। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस formed stick to the surface of the metal। इस लाइन को अंडरलाइन करो, मैं मतलब बताता हूँ। किया अंडरलाइन? एक बार और रिपीट कर दीजिए, कहाँ तक करना है? अच्छा रुक जाओ, मैं भी एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, दिखाई देता हूँ तुम्हें कौन सी वाली है। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये मैंने भी अंडरलाइन कर दी, ये वाली लाइन जो है दिख गई। कैल्शियम के साथ, हाँ कैल्शियम के साथ रिएक्शन लिखी है ना उनने, तीसरी वाली जो ब्लू वाली रिएक्शन है कैल्शियम के साथ, उसके जस्ट नीचे जो लाइन लिखी है उसको अंडरलाइन कर लो। बोलो, तीनों ने कर लिया? जी हाँ, उसके लेफ्ट साइड में जगह है, उसमें स्टार भी लगा दो 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा गया है बोर्ड में, 1 मार्क के ही आते हैं ज्यादातर इस चैप्टर से, मैंने बताया था पहले। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग। क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेटल जो है, अब वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया सीधे, है ना। मेटल जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा सीधे, पर H2 गैस तो फिर भी निकलेगी, क्योंकि कभी ना कभी ऑक्साइड तो बना ही था ना। पहले मेटल जो है मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो H2 गैस तो हमेशा निकलेगी बीच में। ये चीज पकड़ में आ रही है? जी हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई जब सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करेंगे पानी में H2 गैस ही नहीं निकलेगी, निकलेगी पर वो जल जाती है बहुत जल्दी।
कैल्शियम के केस में क्या हो रहा है, ये H2 गैस जल नहीं पाती क्योंकि इतनी ज्यादा हीट नहीं निकलती, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम से हल्की सी कम है। तो अब क्या होने वाला है कि मेटल जो है, कैल्शियम जो है, अच्छा ये रिएक्शन वैसे कैल्शियम की लिखी दी है मैंने, तो कैल्शियम जो है पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, H2 गैस निकलेगी। बता मेरे को H2 गैस जो है इसमें आग लगेगी कि नहीं लगेगी कैल्शियम के केस में? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। हाँ, सोडियम पोटेशियम के केस में लगेगी कि नहीं? लगेगी। इसमें तो लगेगी, बहुत बढ़िया। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी कम है, इसमें आग नहीं लगेगी, तो H2 गैस रहेगी यहाँ पे ऐसी। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड H2 से रिएक्ट करेगा, CaOH होल्ड ट्वाइस बन गया। ठीक है, तो H2 गैस अभी भी बची हुई है ना, वो जली नहीं है अभी भी। तो अभी H2 गैस क्या करेगी, देखो ये रखा पानी, है ना, कोई बीकर है उसमें मैंने पानी रख दिया, और ये कैल्शियम का कुछ मेटल है, इसको डाल दिया मैंने। कैल्शियम का थोड़ा सा मेरे पास मेटल है, प्योर मेटल कैल्शियम का बना हुआ है, इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। अभी कैल्शियम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा लगातार, और क्या बनाते जाएगा, ये चीज बनती जाएगी लगातार, CaOH होल्ड ट्वाइस। पर क्या होता जाएगा साथ में, H2 गैस भी निकलती जाएगी, है ना, ये रिएक्शन होगी पहले, H2 गैस निकलेगी, फिर उसमें से ये वाली चीज तो ये बन गई कैल्शियम, ये चीज तो अभी भी बची रह गई ना। ये बात पकड़ में आ गई है? जी। एक बार फिर से समझा। कॉम्प्लिकेट, हाँ ठीक है, वापस बता देता हूँ। दो रिएक्शन हो रही है, पहली ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 में क्या हुआ, कैल्शियम H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बनी। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन ले गए और H2 से रिएक्ट कराया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गई। तो ये रिएक्शन तो है, पर H2 गैस यहाँ पे पहली स्टेप में H2 गैस निकल रही है, और दूसरी स्टेप में H2 गैस का यूज भी नहीं है कुछ। तो ये H2 गैस तो लगातार निकलती जा रही है ना पहली स्टेप के कारण। बोलो, बात समझ में आई? जी। पहली स्टेप में, हाँ पहली स्टेप में H2 गैस निकली, दूसरी स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड तो यूज हो गया, पर H2 गैस तो वैसी की वैसी है। पोटेशियम और हाइड्रोजन के केस में तो वो जली जाती थी क्योंकि हीट इतनी ज्यादा। पर यहाँ पे कैल्शियम के केस में क्या होगा, और मैग्नीशियम के लिए भी ये चीज ट्रू होगी, ठीक है, Mg में भी होगा ये, ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम में क्या होगा, तो H2 गैस निकलती जा रही है, वो लगातार क्या कर रहा है, पानी से रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो बनाते जा रहे हैं, पर H2 गैस भी निकालते जा रहे हैं स्टेप 1 के कारण। तो H2 गैस भी लगातार निकलती जा रही है कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में। तो अब क्या होने वाला है पता है, ये H2 गैस जो निकलती जाएगी, ये बबल्स बनते जाएंगे H2 गैस के, और ये क्या करेंगे, ये कैल्शियम के मेटल जो है, देखो कैल्शियम रिएक्शन होगी कहाँ पे, जहां पे कैल्शियम और पानी दोनों प्रेजेंट है ना। तो यानी बेसिकली कैल्शियम मेटल जो था उसके सरफेस पे रिएक्शन होने वाली है। ये बात समझ में आती है? कैल्शियम मेटल का जो सरफेस है, यहाँ ये दोनों चीजें मिलनी भी तो चाहिए रिएक्शन होने के लिए, ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तब जाके रिएक्शन होगी। तो ये क्या हो रही है रिएक्शन, कैल्शियम जो मेटल था, जो मैंने मेटल का टुकड़ा डाला था, उसका जो सरफेस है वहां पे रिएक्शन होगी कैल्शियम और H2O की। बात समझ में आ रही है? हाँ। बोलो बोलो। हाँ, जी। कैल्शियम मेटल का जो सरफेस है और अपना जो पानी है वो मतलब पानी में तो उसको रखा ही हुआ है, तो H2O यहाँ पे है और कैल्शियम मेटल जो है उसके अंदर कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम और H2O यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और क्या क्या बन जाएगा, CaOH होल्ड ट्वाइस बन जाएगा, दोनों स्टेप हो जाएंगे इसमें, CaOH होल्ड ट्वाइस बन जाएगा और H2 गैस पर निकलती जा रही है लगातार। तो अभी जो H2 गैस निकल रही है ना, ये क्या करेगी, ये इससे चिपकती जाएगी कैल्शियम के मेटल के सरफेस से, है ना, ये क्या है, H2 गैस है। यहां तक क्लियर हुई बात? जी क्लियर है। तो पता है क्या होने लगेगा, ये जो कैल्शियम का अपन ने टुकड़ा डाला था ये जाके बैठेगा नहीं नीचे, H2 गैस लगातार जमा होती जा रही है, तो ये धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा और ऊपर जाके फ्लोट करने लगेगा ये, क्योंकि बहुत सारी गैस है ना इसके नीचे। बोलो, समझ में आ गया? जी आ गया। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ में भी कम आता है ये थोड़ा। ले लिया। ले लिया। चलो ठीक है, तो इस पे स्टार भी लगा लेना, 3 जो अंडरलाइन की है लाइन, और एकदम सेम चीज मैग्नीशियम के लिए भी होती है, वो वाली लाइन भी शायद आगे लिखी है, मैं अंडरलाइन करा दूंगा उसको भी। ठीक है, आगे रीड करना स्टार्ट करूं? आ जाओ। तो कैल्शियम वाली रिएक्शन देखिए, अपन ने अंडरलाइन कर ली लाइन, कैल्शियम starts floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal। ये अच्छे से समझ में आ चुकी है ना लाइन? हेलो जी। हाँ हाँ बोल गोपाल। भैया, वो मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम हो गई थी कि लाइट चली गई थी जब मैं अंडरलाइन कर रहा था। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप पे आज ही।
लिख लेना, ठीक है। आप बता दीजिए एक बार और अंडरलाइन कर ले रहा मैं। हाँ अंडरलाइन बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो अंडरलाइन में ये वाली चीज सीए कैल्शियम की रिएक्शन दिख रही है, ये तीसरी जो ब्लू कलर की रिएक्शन है कैल्शियम की इधर लिखी हुई है। जी जी मिल गई। कैल्शियम और हाँ उसके नीचे वाली लाइन जो है उसको अंडरलाइन करना है, रिएक्शन को जी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ इसके नीचे वाली लाइन अंडरलाइन, ठीक है। तो कैल्शियम मेटल क्या है, स्टार्ट कर देगा फ्लोट करना। उसके बाद नीचे मैग्नीशियम के बारे में लिखा है। अब देख के ना कामक, देखो तुम देख रहे हो ना, उनका सीक्वेंस भी उसी हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमेशा वैसा ही रहेगा। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आने शुरू हो गई। कैल्शियम तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी अपन को कि भाई हॉट वाटर से कर रहा है कोल्ड वाटर से कर रहा है। मिनट का ब्रेक, अच्छा अच्छा हाँ कर ले मैं जो भी करना है। आवाज आ रही है ना राम गोपाल दोनों को? जी जी आ रही। राम तेरा टेस्ट कब है? मेरा लास्ट टेस्ट है ये साइंस का, 20 से स्टार्ट होंगे तो अप्रॉक्स 30 को होगा शायद। हेलो। ठीक है, अच्छा अभी मतलब इसी सितंबर के मंथ में, अक्टूबर में? सितंबर, एमसीक्यू है। अच्छा एमसीक्यू ही रहेगा पूरा और ऑनलाइन रहेगा? हाँ ऑफलाइन। प्रोटोकॉल्स के कारण पता अच्छा नहीं मैं तो। तेरा ऑफलाइन कर रहा है? हाँ अभी तक तो ऑफलाइन का टाइम टेबल आया है। नहीं ऑनलाइन ही होंगे वैसे तो सबके। हाँ मतलब चांस तो यही लग रही है कि मयंक का भी शायद ऑनलाइन ही कर देंगे लास्ट में। चलो ठीक है देखते हैं। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर बचे हैं राम, तेरे बता पहले कौन से चैप्टर बचे हैं अभी? बस ये लास्ट चैप्टर है। अच्छा ऐसा है, चलो बहुत ही बढ़िया। मयंक तू भी बता दे तेरे कौन से बचे हैं? यही एक बचा है। चलो ठीक है बहुत अच्छा, हो जाएगा ये तो अपना 3-4 दिन में ही हो जाएगा। अभी मेटलर्जी वाला पार्ट आज ही शुरू कर देंगे अपन, ठीक है। स्टार्ट नहीं करेंगे मतलब आज एंड तक पहुंच जाएंगे इसके, तो कल से मेटलर्जी स्टार्ट कर पाएंगे अपन, ठीक है। अच्छा चलो अपन पानी के साथ रिएक्शन देख रहे थे, कैल्शियम तक देख लिया अपन ने। उसके बाद मैग्नीशियम पे आते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो अब मैग्नीशियम पे आके थोड़ा लफड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि कैल्शियम तक जो है रिएक्टिविटी फिर भी ज्यादा मानते हैं अपन कि भाई सोडियम पोटेशियम की तो बहुत ही ज्यादा है, कैल्शियम की भी फिर भी ऐसा नहीं मानते कम है ना, के ना का यानी तीसरे नंबर पे ही आ रहा है, इतनी कम भी नहीं हो सकती। तो कैल्शियम जो है वहां तक रिएक्शन कराने के लिए अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतने रिएक्टिव है कि वो पानी में डालो रिएक्ट कर देंगे। पर मैग्नीशियम जो है ना उसको थोड़ा सा धक्का लगता है ना, उसको थोड़ा उठाना पड़ेगा अपन को, रिएक्शन कर ले भाई प्लीज। तो उसके लिए अपन पानी को कैसा करेंगे, गर्म कर देंगे, उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। गर्म कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको। एनर्जी दे दो किसी भी फॉर्म में दे दो, तो हीट एनर्जी दे रहे हैं अपन। तो हीट एनर्जी यानी पानी को गर्म कर दिया, तो अब हॉट वाटर बन गया, वो कोल्ड वाटर नहीं रहा। तो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है पानी, क्योंकि थोड़ा सी उसमें एनर्जी ज्यादा रहती है हॉट वाटर में। पानी बोल रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम, ठीक है। जी बोलो बोलो, ये बात समझ में आ गई ना? जी आ। हाँ चलो ठीक है। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस। अब मेरे को वापस से सोच के बताना, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये आग पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी। नहीं पकड़ेगी। सिर्फ पोटेशियम और सोडियम के केस में आग पकड़ेगी, और किसी में भी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उधर पे रिएक्शन बहुत विगरस थी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, बहुत भयंकर हीट निकल रही थी। यहाँ पे बस हॉट वाटर है, इससे बिल्कुल हीट नहीं मिलेगी, इतनी हीट नहीं मिलने वाली उसको कि वो जलने लगे। चलो ठीक है। अब इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यहाँ तक देख लिया। उसके बाद हाँ ये देखो इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। इस बात को भी अंडरलाइन कर लो। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों का अपन को समझ में आ गया कि ये फ्लोट करने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बबल जो है इनके सरफेस पे चिपकते जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। उसके आगे अब देखो कहां तक पहुंच गए, केना का मग यहाँ तक पहुंच गए। अगले मेटल्स कौन से? अल्जन, उसके बाद फेस एंड पग, है ना। तो अल्जन फे इन तीनों की बात होने वाली है। केना का मग, अल्जन फे, यहाँ से बात होने वाली है। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, अल्जन फे। एक सेकेंड, आवाज आ रही है ना तीनों को? जी
तो अल्जनफे की बात कर रहे हैं अब। केनाकामक तक देखिए अल्जनफे, तो उसके बाद मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। तो अब क्या हो रहा है, अब इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी कम होने लगी है ना। कैल्शियम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मैग्नीशियम को क्या लगा, अपन को थोड़ा गर्म करके देना पड़ा पानी उसको। अब आ रही है, अपन को बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्ट करे, बहुत सारी यानी अब गर्म पानी से भी कुछ नहीं होने वाला। अब अपन को पानी को भाप बनाना पड़ेगा। ये बात पता है ना, भाप में थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि जी टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होगा ना। लेटेंट हीट करके कुछ पढ़ा है क्या कभी? जी कौन सी? लेटेंट हीट कभी 9th में सुना होगा? नहीं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट पहले चैप्टर में था जहां तक मेरे को याद है 9th में। हो सकता है कुछ चेंज हो गया तुम लोग के केस में। चलो ठीक है, छोड़ो, नहीं भी पता तो बस इतना याद रखो कि जो स्टीम रहती है, जो भाप रहती है, वो ज्यादा गर्म रहती है, उसमें ज्यादा एनर्जी रहती है। एक गर्म पानी का बीकर लेंगे, उससे ज्यादा रहती है भाप में। वैसे भी नॉर्मल एक्सपीरियंस ही पता होगा ये तो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। जी जी तो देखो, metal like aluminum, iron, zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen। तो ये क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है अपन को कि क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब स्टीम के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ रही है। पहली बार देखा ऐसा, मतलब कि हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करने वाला, स्टीम से। आवाज आ रही है ना? जी हाँ। ठीक है, पता नहीं बीच में बस करने लगता है। ठीक है, तो ये जो है अपना सीधे किससे रिएक्ट करने वाले हैं, स्टीम से। और स्टीम से रिएक्ट करने के बाद भी अब देखो रिएक्टिविटी इतनी कम हो गई है। पहली बात तो स्टीम से रिएक्ट करना पड़ रहा है, दूसरी बात ये रिएक्ट भी करेंगे तो बस पहली स्टेप तक, दूसरी स्टेप रिएक्शन होगी ही नहीं, यानी ये सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनने वाली है। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? जी जी चलो बहुत ही अच्छे। तो अब मैग्नीशियम तक अपन ने देखा कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रही है, उसके बाद से मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनने वाली, उसके बाद से सिर्फ ऑक्साइड बनेगी। और उसके बाद लास्ट लाइन क्या है, मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। जी ले लिया। अब देखो पेज के राइट साइड में जो खाली जगह है उसमें क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, अब उसको लिखते जाना साथ साथ। 43 पेज नंबर पे आ जाओ, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है साथ में। गोपाल, तेरे को भी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। ठीक है, राइट साइड में लिखते जाना जो मैं दिखा रहा हूँ इधर। आ जाओ। तो अपन पानी के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, तो पहली बात तो अपन रिएक्टिविटी सीरीज लिख सकते हैं, के ना का मग अल्जन। गोपाल तू बोलते जा, मेरे को एक बार रिएक्टिविटी सीरीज बोल के दिखा। केना कामा गार्लसन हम्म का हा गुपट। ठीक है। केना कामा गल्जन फेसन पबाकू हागा गुपट, 5 बार बोलेगा याद हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो केना कामा गल्जन फेसन पबाकू हागा गुपट। अब ये जो है रिएक्शन वैसी ही टाइप की होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जैसी हुई थी। इन दोनों की रिएक्शन मेरे को बताओ कैसी होगी, विगरस या काम होगी रिएक्शन? विगरस। बहुत बढ़िया, तो इनकी विगरस रिएक्शन होगी, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, मैं वैसा का वैसे ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो H2 गैस कैचेस फायर, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, है ना, तो वही लिख देते हैं अपन। तो H2, थोड़ा सा देखो ये चीज लिखना, राइट साइड जो है पेज का उसमें ये चीज लिखना, और दोनों साइड हल्की हल्की जगह छोड़ देना, क्योंकि मैं इधर भी यहाँ पे अभी कुछ लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इधर इधर दोनों साइड जगह छोड़ देना, बीच में रिएक्टिविटी सीरीज बनाना। देखो इस तरह से कुछ बोल रहा हूँ, हाँ, पेज के साइड पे यहाँ बीचों बीच थोड़ी रिएक्टिविटी सीरीज बनाना और दोनों साइड हल्की हल्की जगह छोड़नी। अब देखो क्या हो रहा है कि केना का नहीं, केना ये जो है ये इतनी विगरस रिएक्शन कर रहे हैं कि H2 गैस जो है कैचेस फायर, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसे लिख देंगे। ऑक्सीजन के केस में उसमें विगरसली रिएक्शन ऐसा लिख दिया था, वैसा लिख दिया अपन ने, यहाँ पे H2 गैस कैचेस फायर लिखना है। बात वही है ना कि इनकी रिएक्शन में विगरस है, तभी तो H2 गैस फायर कैच कर रही है। ठीक है,
अब कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है। बताओ मेरे को, कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी? कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, पर मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए। हाँ हाँ, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इनकी, जो बबल्स वाली चीज मैंने बताई थी। वो स्टिक हो जाते हैं उनके सरफेस से, तो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में डालोगे तो फ्लोट करते हैं। किसके कारण? फ्लोट ड्यू टू H2 बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लगेंगे नीचे, तो वो फ्लोट करने लगेंगे ऊपर। चलो ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में एक छोटी सी चीज और आ गई है ना, ये दोनों लिखा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मैग्नीशियम में क्या है? रिएक्ट्स ओनली विथ, बताओ मेरे को, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर? हॉट वाटर। व्हाट हाँ, अपन को थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब फिर अल्स एंड फे, इन तीनों की बात करते हैं। इनका मेरे को बताओ, किससे रिएक्ट करते हैं अल्स एंड फे? हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, या कोई तीसरी चीज थी? तीसरी चीज थी स्टीम। देखो, हाँ स्टीम था। स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, उनको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हॉट वाटर से भी ज्यादा, क्या उसको भाप बना दो, और ज्यादा एनर्जी आ गई, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 100 से भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? लिख लिया है? जी। जी ठीक है, अब देखो, अब लेफ्ट साइड में क्या लिख रहा हूं मैं, उसको भी देखना, ब्लैक से लिख देते हैं। देखो, अब यहां तक जो है, ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म, ब्लैक अच्छा नहीं चलता है, चल मैं ग्रीन से ही कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर साइड जो है, ये जो जितने हैं, यहां तक मैंने जो लाइन खींची है, यहाँ पे लिख रहा है अपन को फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, है ना। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं यहां तक। उसके बाद से जो है अल्स एंड फे, इन तीनों में याद है ना, रिएक्टिविटी कम हो गई, तो अब पहली वाली ही रिएक्शन होगी, यानी ये सिर्फ ऑक्साइड ही बनाएंगे। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? फॉर्म ऑक्साइड्स, और इसके नीचे जितने भी हैं, यहाँ पे अपन लिख देंगे नो रिएक्शन। बोलो, समझ में आ गया? जी। तीनों की आवाज आनी चाहिए। क्लियर हो गया ना सब कुछ? हाँ। चलो, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना, है ना। यही जो सामने लिखा है, यही सब कुछ है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा पानी से रिएक्शन में। चलो बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ऐसा का ऐसे ही लिख लो साइड में, 43 पेज नंबर पे, ऐसा का ऐसे ही राइट साइड में लिख लो जैसा सामने लिखा है। आ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं? एक मिनट। लिख लो, देखो मैं बोलते जाता हूँ, सुनते जाओ बस। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। हाँ चलो ठीक है, रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्यों? क्योंकि तुम्हें आती है ऑलरेडी, दूसरे चैप्टर में एग्जैक्टली सेम रिएक्शन देख चुके हैं। उसमें क्या था, दूसरे चैप्टर में उन्होंने बोला था एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, यहाँ पे बोल रहा है मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो बात वही है। तो रिएक्शन क्या होगी, उसी तरह की होगी। देख लो अगले पेज पे लिखी हुई है, 44 पेज पे टॉप पे देखो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, याद है यही था वहां पे भी। जी जी। फिर मेटल ऑक्साइड था, हो गया था, तो हाइड्रोजन के साथ O यानी पानी बन गया था, है ना। मेटल कार्बोनेट आ गया था, तो CO2 गैस भी निकल गई थी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? जी। रिवाइज कर लोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, मत चिंता करो। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो भी मत चिंता करो, रिवाइज करने से आ जाएगा सब याद। चलो आ जाओ, 44 पेज नंबर पे आ जाओ, अपन एसिड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। चलो, बिल्कुल जरूरत नहीं है एक्टिविटी की, तो उसके नीचे से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का, है ना, इस पूरे सेक्शन का एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन विद एसिड वाला जो पार्ट है, मेटल प्लस एसिड वाला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको अच्छे से मैं हाईलाइट या कुछ करा दूंगा, बॉक्स बना देना उसके ऊपर, अच्छे से पूरे पैराग्राफ के ऊपर बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, रीड करना स्टार्ट करूं? जी। चलो ठीक है, तो एक्टिविटी 3.11 के नीचे से रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट HCl। करने की जरूरत नहीं है, वो पहली मतलब दूसरी चैप्टर में ही हो चुका है।
आ जाओ, अब इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट बना के यहाँ पे 3 स्टार 5 स्टार लगा रखे हैं, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तुम लोग भी ऐसा चाहो तो बस इतना कर लो कि वहां पे हल्का सा ब्रैकेट बना लो, 5 स्टार लगा दो उस पैराग्राफ के ऊपर, पूरे पैराग्राफ पे लगा दो। देखो मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्या होगा? जनरल रिएक्शन क्या है, टॉप पे लिखी हुई है कि मेटल और एक डाइल्यूट एसिड है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलेगी। पर HNO3 जो होता है ना, नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब देखो ये फंडा हल्का सा एक्चुअली 11th-12th क्लास की बात आ गई है ना, पर उनने जिस तरह से जैसा बोला है बस उतना याद रखना, थोड़ा इसमें डेप्थ में जाओगे तो प्रॉब्लम फंस जाओगे। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ बस ऐसा नहीं होगा। जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो सबके लिए ट्रू है, बस नाइट्रिक एसिड में थोड़ी सी केस अलग हो जाएगा। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है HNO3, यानी वो क्या करेगा, जो H2 गैस निकलेगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, बताओ मेरे को, सोच के बताओ, ऑक्सीडेशन क्या होता था? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, या तो ऑक्सीजन दे दो तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, है ना, या हाइड्रोजन निकाल दो तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन दे रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं, याद करके बताओ? रिडक्शन, है ना। ठीक है, ऑक्सीजन निकाल रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं? ये ऑक्सीडेशन। नहीं, वापस सोचो। अगर मैं ऑक्सीजन निकाल रहा हूं तो क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन। बहुत बढ़िया, है ना। ऑक्सीजन दे रहा हूं तो ऑक्सीडेशन, यानी निकाल रहा हूं तो रिडक्शन। चलो ठीक है, तो उनने क्या बोला कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन दे देता है। किसको देगा? H2 गैस निकल रही थी ना, उसको दे देता है। देखो, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 गैस प्रोड्यूस टू वाटर। समझे? H2 को उनने क्या बना दिया, वाटर बना दिया HNO3 ने। देखा, ऐसा कुछ होगा ना, H2 गैस थी, इसको क्या दिया, ऑक्सीजन दे दिया, तो H2O बन गया। बोलो, थोड़ा समझ में आई बात? जी जी। है ना, तो बैलेंस करके भी लिखा जा सकता है। वो H2 को ऐसे ऑक्सीजन देगा तो क्या बन जाएगा, H2 गैस को ऑक्सीजन देगा तो H2O यानी पानी बन जाएगा। तो H2 गैस निकलती ही नहीं है। किसके केस में? नाइट्रिक एसिड के केस में। बहुत बार क्वेश्चन आया इस चीज। आ जाओ, मतलब कभी इनडायरेक्टली इस तरह से पूछ लेते हैं, वो समझ में भी नहीं आता कि 3-4 रिएक्शन दे देते हैं, अपन को सामने लिखना होता है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये रिएक्शन दिए, इनके प्रोडक्ट्स बताओ, और बीच में एक रिएक्शन होती है जिसमें होता है कि मेटल और प्लस नाइट्रिक एसिड लिख देते हैं, है ना, या तो कोई मेटल दे देते हैं जैसे कैल्शियम प्लस HNO3 लिख दिया। अब अपन को याद आता है कि मेटल है, वो है एसिड है, तो सॉल्ट बन जाएगी और H2 गैस निकल जाएगी। बस वही है कि नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता है, बस यहाँ पे H2O निकल जाता है। बात क्लियर हो गई है? जी बोलो बोलो। जी। अब इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये चीज याद आ रही हो, नहीं भी आ रही तो कुछ चिंता मत करना, रिवीजन करोगे वापस याद आ जाएगा। क्या था कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ में होता है, कभी भी अकेला नहीं होता। कोई एक चीज अकेली नहीं हो सकती, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते थे उसको। तो HNO3 ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस थी उसको ऑक्सीडाइज किया ना, तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये खुद क्या हो जाएगा, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO1, NO2। अब रिड्यूस होके नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बन गई, ये वाली कहानी थोड़ी 11th-12th की है कि रिड्यूस हुआ तो ऐसे ये क्यों बन गया, मतलब नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्यों बन गई, ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो इतना बस ध्यान देना कि बस H2 गैस को इसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीडाइज कर दिया और बन गया H2O। ये चीज बस याद रखना, ये खुद क्या बन जाता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा। किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा, तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन जाती है। ये पॉइंट नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा, बस इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे H2 गैस नहीं निकलती है, पानी बन जाता है। चलो ठीक है। बट मैग्नीशियम Mg एंड मैंगनीज Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ठीक है, उस पॉइंट की भी जरूरत नहीं है, एक पॉइंट की जरूरत है बस कि H2 गैस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट कर दो तो H2O बन जाएगा, H2 नहीं बनेगा। बोलो भाई, क्लियर हुई है यहाँ तक बात? जी। जी
चलो ठीक है, मैं अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, You must have observed in activity 3.11, छोड़ो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, that the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesia। अभी देखो ये उसी तरह से मैंने बताया था ना, क्या कर रही है एनसीईआरटी, रिएक्टिविटी सीरीज लास्ट में बताएगी कि देखो असल में ये कहानी चल रही थी पीछे। तुम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कुछ मेटल्स हैं, ये ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये कहानी ऐसी पीछे चल रही है। एनसीईआरटी ये चीज लास्ट में बताती है, थोड़ा सस्पेंस रख रही है, मैंने पहले ही बता दिया, तो उससे अपन को समझ में आ रहा है सब। ठीक है, तो उसके बाद रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। ठीक है, छोड़ो उसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट लाइन बस अंडरलाइन कर लो, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन बस अंडरलाइन कर लो कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इस चीज को याद कर लो थोड़ा, कॉपर किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब थोड़ा सा सोच भी सकते हो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है ना, तो उसको कैसा चाहिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा एसिड चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर पाए, थोड़ा उत्साहना पड़ता है, वो जो मैंने बोला था। तो वो चीज क्या कर रहे हैं अपन, वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दिया था, यहाँ पे अपन ने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बहुत सारा एसिड डाल दिया कि अब तो रिएक्ट करना ही पड़ेगा। ये लोग फिर भी ठीक ठाक रिएक्ट कर जाते हैं। कॉपर जो है इसको बहुत सारा एसिड लगता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लगता है, तब जाके रिएक्ट करता है। बोलो बात समझ में आ गई? जी आ गई। आगे चलो ठीक है, तो लास्ट लाइन बस उसके अंडरलाइन कर लो कि दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। आ जाओ, अब डू यू नो वाला जो पोर्शन है उसको मैं एक्वा रीजिया करके शायद पहले भी सुना हो तुम्हें, चलो हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? नहीं लिया तो ले लो जल्दी से। हाँ मिटा देता हूँ फिर। आ जाओ, एक्वा रीजिया पे थे अपन। चल, एक्वा रीजिया क्या होता है वो बताता हूँ। सुना है क्या पहले कभी एक्वा रीजिया? नहीं। चलो ठीक है, बता देता हूँ। क्या होगा, ऐसे समझाता हूँ मैं, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से बताता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी कि केना कामा गल्जन फेसन पबाकू हगा गुपट, तो आखिरी वाले जो होंगे हगा गुपट, ये रिएक्शन कैसी करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? नहीं। बिल्कुल। बहुत कम कर देंगे। तो अब ये फर्क ही नहीं पड़ता इनके सामने क्या है, समझे? इनके सामने ऑक्सीजन लाऊंगा तो उससे भी कम रिएक्शन करेंगे, इनके सामने एसिड लाऊंगा तो उससे भी कम रिएक्शन करेंगे। ये बात समझ में आ पा रही है जी। कि रिएक्शन ही कम करते हैं, उससे मैटर ही नहीं करता सामने क्या है, रिएक्शन कम करते हैं तो नहीं, मतलब नहीं करते तो नहीं करते, ऐसी वाली बात है। तो अब रिएक्शन कम करते हैं कौन, हग ऊपर, पर मैं चाह रहा हूं कभी की रिएक्शन करें, तो क्या करना है ना, अपन चाहते हैं कि रिएक्शन कर दें, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कॉपर के केस का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर के केस में क्या किया था अपन ने, ऊपर वाले जो थे है ना, केना गामा गल्जन फेसन पब ह कू, यानी ह तक हाइड्रोजन तक जितने भी थे ऊपर वाले, वो सारे रिएक्शन कर लेते थे एसिड के साथ। पर कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या करना पड़ा था अपन को, बताओ, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एसिड लिया था मैंने, बताओ? कॉन्सेंट्रेट। कंसंट्रेटेड। यानी क्या किया था मैंने उधर पे, क्या किया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ा दिया था, है ना। अगर मेरे को रिएक्ट कराना था नीचे वालों को भी, उधर पे मैंने स्टीम कर दी है ना, हॉट वाटर से स्टीम कर दी, फिर रिएक्शन है ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया कि पानी के साथ रिएक्ट कर लो। पर हाइड्रोजन जब उसके सॉरी एसिड के साथ जब रिएक्ट करना है, तब मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा, तब मेरे को उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी एसिड की। तो कॉपर के केस में तो ये अपन ने किया, थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कंसंट्रेटेड एसिड कर दिया,